मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैविंग कार्बन मोनोऑक्साइड एज लिगेंड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके अंदर कार्बन के ऊपर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल से कार्बन वाले लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। ऑक्सीजन वाले लोन पेयर के थ्रू क्यों कोऑर्डिनेट नहीं करता? उसका रीज़न क्या है? इसके स्ट्रक्चर में है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ऑक्सीजन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो ये हो गए 1 2 3 4। ऑक्सीजन पे कितने हैं? 6। 1 2 3 4। तो फर्स्ट बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने डोनेट किया, एक ऑक्सीजन ने, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड भी एक कार्बन से आता है, दूसरा ऑक्सीजन से, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड में क्या है? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, पर कौन सा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और फिर एक लोन पेयर कार्बन के ऊपर रह जाता है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर रह जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल से कार्बन के थ्रू ही क्यों बॉन्ड करता है? उसका रीज़न ये है, जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल के लिए बनाते हैं हम, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे दिखाते हैं? इक्वली इन एनर्जी, यानी कि दोनों एनर्जी लेवल में सेम है, इस हाइड्रोजन एटम के भी और दूसरे वाले के भी। लेकिन जब आप डिफरेंट एटम की बात करते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल हायर होते हैं एनर्जी में, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऑर्बिटल लोअर होते हैं एनर्जी में। तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एनर्जी में लोअर है, जबकि जो कार्बन है उसका जो लोन पेयर है वो एनर्जी में क्या है? हायर है। इसलिए कार्बन डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो क्वाइट स्टेबल है, एनर्जी में लोअर है, इसलिए वो अपना नहीं देगा, कार्बन अपना देगा। अब मोड ऑफ बॉन्डिंग देख लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से बॉन्ड करता है मेटल से। एक है टर्मिनल, यानी कि सिर्फ एक मेटल से बॉन्ड बनाएगा, और इस सिचुएशन में मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि इनका अरेंजमेंट क्या है? लीनियर। सेकेंड सिचुएशन क्या है? ब्रीजिंग। ब्रीजिंग में क्या है? ब्रीजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा दो मेटल्स के बीच में, कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक दो मेटल से कनेक्टेड है एट द सेम टाइम, ब्रीजिंग लिगेंड की तरह है। थर्ड क्या है? ट्रिपली ब्रीजिंग, कि कार्बन मोनोऑक्साइड 3 मेटल से बाउंड है, 1 2 3। ये मोड क्या है? ट्रिपली ब्रीजिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्डिंग के 3 मोड हो गए, टर्मिनल, ब्रीजिंग और ट्रिपली ब्रीजिंग। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टर्मिनल, आपके सिलेबस में टर्मिनल मोड हमें करना है। मेटल कार्बोनिल्स क्या है? उनके अंदर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लो होती है, या तो ज़ीरो होती है, या लो पॉजिटिव या लो नेगेटिव, यानी कि या तो ज़ीरो या +1 या +2 या -1 या -2, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वीक लेविस बेस है। लेविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, फिर भी वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो स्पेशल तरीके से मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, और उनको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। बैक डोनेशन होता है, जैसे इथाइलिन में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन इथाइलिन से ज़्यादा बैक डोनेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड क्रिएट करता है। जब आपने 5th सेम में करा होगा क्रिस्टल फील्ड, तो आप क्या सीरीज़ करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उसमें आपने सबसे पहले CO को रखा होगा, फिर आपने कहीं साइनाइड को, उसके बाद नाइट्रो, फिर इथाइलिन का आता है, उसके बाद लेविस, स्ट्रॉन्ग लेविस बेसिस का नंबर आता था। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, फिर भी ये मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड क्रिएट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? कि ये बैक डोनेशन शो करते हैं, यानी कि ये पाई एक्सेप्टर होते हैं।
टाइप ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर क्या है? जिसमें सिर्फ एक मेटल सेंटर होता है। बाई न्यूक्लियर, जिसमें दो मेटल सेंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल Mn2CO10। और पॉलीन्यूक्लियर, जिसमें दो से ज़्यादा मेटल सेंटर होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल Osmium-3CO12। जो मोनोन्यूक्लियर है उसको हम डीप में स्टडी करेंगे। अब हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल बाई रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद फाइनली डिवाइडेड मेटल। क्योंकि मेटल फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि जो निकल कार्बोनिल है रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और क्या बनाता है? निकल टेट्रा कार्बोनिल 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जो आयरन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्ट करता है, दैट इज़ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या बनाता है? आयरन पेंटाकार्बोनिल। इन द सेम वे टंगस्टन हाई प्रेशर पे रिएक्ट करता है, मोलिब्डेनम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके क्या बनाता है? मोलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनिल। अब हम करते हैं बॉन्डिंग इन लीनियर MCO ग्रुप, यानी कि टर्मिनल कार्बोनिल वाली बॉन्डिंग हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। मेटल का ऑर्बिटल जिसकी सिमेट्री इस कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है उस ऑर्बिटल की सिमेट्री से मैच करेगी और एम्प्टी होगा, उसके साथ क्या करेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, यानी कि पॉजिटिव लोब से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये मेटल हो गई, ये नेगेटिव लोब, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। पॉजिटिव लोब से वेव फंक्शन पॉजिटिव होता है, आपको पता है, सिग्मा बॉन्डिंग में। तो क्या हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है मेटल को और मोड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा? जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो मेटल का फील्ड ऑर्बिटल कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस दे देगा। और ये जो मोड होगा इंटरेक्शन का, ये क्या होगा? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो इस तरह से दिखाया है मैंने, ये फील्ड शो करते हैं कि ऑर्बिटल फील्ड है, और जो वैकेंट है वो क्या है? यानी कि जिसमें लाइन नहीं है वो एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये मेटल का ऑर्बिटल है, इसकी पॉजिटिव लोब से इंटरेक्ट करेगी, इसकी नेगेटिव लोब से इंटरेक्ट करेगी। साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। तो ये ऊपर वाली लोब का वेव फंक्शन पॉजिटिव होगा, नीचे वाली का वेव फंक्शन नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या हुआ है? मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड को और मोड क्या है? पाई बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा, फिर मेटल दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड को पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा। तो जितना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड डोनेट करेगा उतना ज़्यादा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर उतना ज़्यादा मेटल बैक डोनेशन करेगा, फिर जितना ज़्यादा बैक डोनेशन होगा उतना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को देगा। यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड इस सिचुएशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करना। बैक डोनेशन हमने इथाइलिन में भी किया था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ये बहुत ज़्यादा है। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इथाइलिन के कंपैरिजन में। अब इसके सपोर्ट में एविडेंस क्या है? जो मेटल और कार्बन है, होना क्या चाहिए था? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन बैक डोनेशन की वजह से इन दोनों का डायपोल मोमेंट ज़्यादा नहीं आता, जो एक्सपेक्टेड था, आता है 0.5 डायोप्टर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सिंपल सिग्मा डोनेशन नहीं हुआ है, बैक डोनेशन भी हुआ है। उसके साथ साथ मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है मेटल कार्बोनिल में वो कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है? ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो जब हमने ये कंपेयर करके देखा मेटल कार्बोनिल का ऐसे लिगेंड के साथ, ऐसे कॉम्प्लेक्स के साथ जिसमें मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये पाया कि यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी कि मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है। थर्ड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका जो ये बॉन्ड लेंथ है
ये है 1.128 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जैसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ बाउंड करता है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज़ हो जाती है। कितने से इंक्रीज़ होती है? 1.15 एंगस्ट्रॉम से। ये इंक्रीमेंट बहुत कम है, 0.2 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन इंक्रीमेंट है। उसका रीज़न क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग। जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या करते हैं? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बैक डोनेशन से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो फ्री मॉलिक्यूल में नहीं है। फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलमोस्ट 3 आता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ बॉन्डिंग कर जाता है तो बैक डोनेशन होता है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, और यही तो होता है, 1.15 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ हो जाती है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे डायरेक्ट पॉइंट जिससे हम बहुत ज़्यादा मार्जिन देख सकते हैं वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल स्टडी करेंगे। हमें पता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2π√k/μ। के क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट, म्यू क्या है रिड्यूस मास। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर किया, यानी कि के मेज़र किया, और वहाँ से फ्रीक्वेंसी आई 2143, यानी कि हमने सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, 2143 आई। फिर टर्मिनल कार्बोनिल में CO की बॉन्ड लेंथ फिर से मेज़र करी, वो आती है 2125 to 1850 सेंटीमीटर यूनिट्स, यानी कि कम हो गई है फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई है? कम हो गई है। फ्रीक्वेंसी कम आई है, आपका फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गई है, कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम कब होती है? जब बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड वीक कब होता है? जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तब होता है। तो ये प्रूव हो गया कि इसमें बैक डोनेशन होता है। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है कार्बन मोनोऑक्साइड की मेटल कार्बोनिल में, वो 3 फैक्टर से अफेक्ट होती है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लिगेंड हैविंग लो और नेग्लिजिबल बॉन्ड कैपेसिटी। इसको हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास, एक है मोलिब्डेनम जिसमें 3 अमीन हैं, 3 कार्बोनिल हैं, एक है जिसमें 6 के 6 कार्बोनिल हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को डोनेट करेगा और एक्सेप्ट कर लेगा, तो मेटल के ऊपर एक्सेस प्रेशर नहीं आएगा। हर कार्बन मोनोऑक्साइड अपना डोनेट करेगा और एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में 3 अमीन हैं, 3 अमोनिया ग्रुप हैं, अमीन बोलते हैं अमीन को। जो अमीन है उसकी टेंडेंसी सिर्फ सिग्मा डोनेशन देने की है, यानी कि सिर्फ डोनेट करता है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। तो अमीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल पे इंक्रीज़ कर देता है, और बैक डोनेशन ये कर नहीं सकता, बैक डोनेशन ये ले नहीं सकता है। तो होता क्या है कि सिग्मा डोनेशन में 3 कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को देंगे और 3 अमीन देंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 3 कार्बोनिल हैं, यानी कि 6 लिगेंड ने सिग्मा डोनेशन किया, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई, और सिर्फ 3 वापस से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में वो ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आएगी, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी जब हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेज़र करेंगे, और इसमें ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली। उसका रीज़न हमें पता है कि इसमें 6 के 6 CO सिग्मा डोनेशन कर रहे हैं, और फिर 6 के 6 सिग्मा वापस से बैक डोनेशन कर रहे हैं, तो पर CO कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है एज कम्पेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब फॉर एग्जांपल मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यानी कि मेटल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा डोनेट करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड को। ज़्यादा डोनेट करेगी तो पाई एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी कम।
तो नेगेटिव वाले में फ्रीक्वेंसी कम आएगी। इन द सेम वे हम पॉजिटिव केस डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज, यानी कि मेटल पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो बैक डोनेशन क्या है, कम करेगा। कम बैक डोनेशन करेगा तो बाई एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम डिक्रीज़ होगा, यानी कि ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हम कंपेयर करेंगे FeCO6 टू पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो CO की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आती है 2204। फिर निकल टेट्राकार्बोनिल न्यूट्रल है, नॉर्मल रहेगी फ्रीक्वेंसी, जितनी आएगी उतनी वापस चली जाएगी, तो ये इन बिटवीन रहेगी फ्रीक्वेंसी, जैसे 2040 सेंटीमीटर यूनिट्स। अब नेगेटिव डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। 1 नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा बैक डोनेशन होगा, ज़्यादा बैक डोनेशन होगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो गई 1920। फिर और ज़्यादा 2 नेगेटिव चार्ज है तो और ज़्यादा बैक डोनेशन होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे पॉजिटिव से न्यूट्रल से नेगेटिव आएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। ये तो था अलग अलग फ्रेमवर्क, किसी में 6 लिगेंड थे, किसी में 4 थे। जब हम सेम फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ लिगेंड डिस्कस करते हैं कि CO6, लेकिन सिर्फ चार्ज, मेटल के ऊपर चार्ज को डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में ज़्यादा होगी CO की फ्रीक्वेंसी, फिर न्यूट्रल वाले में होगी, फिर नेगेटिव वाले में होगी। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। ये क्या है, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, निकल टेट्राकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल। तो इसका स्ट्रक्चर ये 6 है। ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री, 4 कार्बोनिल हैं, टेट्राहेड्रल होती है, 5 है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये कैसे होती है हम एक डिस्कस कर लेते हैं, वैसे आपने किया भी होगा लास्ट क्लास में। तो जो क्रोमियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, आर्गन 3d5 4s1, ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इसका अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, 3d, 5 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ये है 3d। फिर आपका 4s आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपका 4p आएगा जो कि एम्प्टी है। अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब बॉन्डिंग होती है तो CO क्या है, पाई एक्सेप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करा देगा, पेयर अप करा देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पेयर अप हो जाएंगे 3d ऑर्बिटल में। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो गए, बचे 2 एम्प्टी ऑर्बिटल, ये D S एम्प्टी हो गया, P भी एम्प्टी हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे D2sp3, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसकी, D2sp3 होगी तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। इन द सेम वे जो निकल है वो टेट्राहेड्रल क्यों रहेगा, निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d8 4s2, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबको पेयर अप करा देगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, D पूरा भर जाएगा, जो D ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फिल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन से, बचेगा क्या, S एम्प्टी और आपका 3p एम्प्टी। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रा। इन द सेम वे आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पेयर अप हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, DsP3, ये हाइब्रिडाइज होंगे। DsP3 के कोरस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है आपकी ज्योमेट्री। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा अच्छे से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। बेटा ये यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है, इसका टेस्ट लूँगी मैं, आज क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे को टेस्ट होगा आपका। थैंक यू।